हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, चैप्टर बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। ये चैप्टर ऐसा है आपको आसानी से ढूंढने पर नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। तो हमारा जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट होता है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल ओवर बैंक। किसी भी राष्ट्र की बैंकिंग प्रणाली के कंधों पर प्रमुख रूप से देश में बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करने, भुगतान के सस्ते एवं सुगम साधन उपलब्ध कराने तथा साख को देश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक उत्पादकता के सृजन करने के दृष्टिकोण से वितरित करने का भार निहित होता है। भारतीय व्यापारिक बैंकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही 2 दशकों तक न केवल उपयुक्त उद्देश्यों को अपनी कार्यप्रणाली की आधारशिला ही नहीं माना, बल्कि धीरे धीरे बैंकों की कार्य नीतियों में स्थिर, कठोर एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण विकसित हो गया। बैंकों की कार्यप्रणाली में इस स्थिर तथा रूढ़िवादी विचारधारा के पनपने के प्रमुख कारण इस प्रकार रहे, जैसे देश के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों में एक उचित समय में बैंकिंग शाखाएं खोलकर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में कठिनाइयाँ आई। निजी क्षेत्र के बैंकों का कुछ पूंजीपति वर्गों द्वारा नियंत्रित किया जाना, एक सार्वजनिक क्षेत्र में केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा इसके कुछ सहयोगी बैंकों के होने से उत्पन्न होने वाली अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ, और अंत में भारतीय बैंकों द्वारा कुछ सीमित क्षेत्रों को ही साख सुविधाएं प्रदान किया जाना प्रमुख रहा था। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग दिन प्रतिदिन प्रबल होती चली गई, और इस मांग को और अधिक जोर पकड़ते हुए देश सरकार ने इसके प्रति राष्ट्रीयकरण के लिए कदम उठाने का प्रयास किया। तात्कालिक व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणालियों में कुछ कमियां रही थी, जो कमियां इस प्रकार से। नंबर 1, आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण तथा एकाधिकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। व्यापारिक बैंकों ने अपने बढ़ते हुए साधनों का एक बड़ा भाग कुछ इने गिने उद्योगपतियों तथा व्यावसायिक ग्रहों के नियंत्रण में कार्य करने वाले बड़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को ही ऋण देकर देश के आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण एवं औद्योगिक और व्यावसायिक एकाधिकार प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। वर्ष 1966 में व्यापारिक बैंकों द्वारा 9 लाख खातों में 2,432 करोड़ रुपए उधार दिए, परंतु कुल ऋणों में से 1,800 करोड़ रुपए के ऋण केवल 4,000 खातों में दिए। इसी प्रकार 1967 में औद्योगिक एवं व्यापारिक उद्देश्यों के लिए 1,800 करोड़ रुपए के ऋण दिए, जिसमें से 1,400 करोड़ रुपए के ऋण केवल 572 ऋणियों को ही दिए। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि यदि गहराई से जांच की जाए तो यह अवश्य पता चल जाएगा कि इन 500-600 खातेदारों का संबंध वास्तविक रूप से 4-5 ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक ग्रहों से रहा था। उसके बाद आता है नंबर 2, बैंकों पर कुछ ही अंशधारियों का प्रभुत्व। यह बताया गया कि एक प्रमुख बैंक के कुल अंशों में से 49% अंश केवल 3% अंशधारियों द्वारा तथा 36% अंश 1% अंशधारियों द्वारा क्रय किए गए। इसी प्रकार की स्थिति अन्य महत्वपूर्ण बैंकों की रही, जिसके कारण कुछ अंशधारी अपने प्रतिनिधियों को बार बार संचालक मंडल के सदस्य बनवाने में सफल रहते थे और बाद में उनकी सेवाओं का दुरुपयोग भी किया करते थे। तो ये बैंकों में निजी क्षेत्र का पूर्णतया प्रभुत्व बना रहता था। नंबर 3 आता है बैंकों के साधनों का उनके संचालकों द्वारा अपने लाभ के लिए प्रयोग करना। सन 1954 के अंत में संचालकों एवं उनसे संबंधित कंपनियों को दिए गए ऋणों की राशि 56 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 1956 में 291 करोड़ रुपए हो गई। इसके अतिरिक्त यदि अपने प्रभाव द्वारा लिए गए ऋणों का आकलन किया जाए
तो संचालकों एवं इनसे संबंधित कमियों को दी गई ऋण राशि 600 से 700 करोड़ रुपए के बीच में होगी। नंबर 4 आता है प्राथमिक क्षेत्रों की साख मांगों की अवहेलना। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है एग्रीकल्चर, कृषि, क्योंकि भारत में कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमारी इनकम प्रारंभ होती है। प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि ही होता है। व्यापारिक बैंकों ने योजनाओं के विकास हेतु निर्धारित प्राथमिकताओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण कृषि, लघु उद्योग आदि क्षेत्रों की साख मांगों की पूर्ति की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। सन 1953 से 1965 तक के 12 वर्षों में व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि हेतु दिए गए ऋणों की वास्तविक राशि ही कम नहीं हुई, वरन कुल ऋणों में कृषि ऋणों का प्रतिशत भी कम हो गया। जिसके उदाहरण के स्वरूप सितंबर 1953 के अंत में कुल ऋणों की राशि 19 करोड़ रुपए थी, अर्थात कुल ऋणों का 0.3% थी, जो कि 1965 के अंत में घटकर 3.9 करोड़ रुपए अर्थात कुल ऋणों का 0.3% ही रह गया था। तो प्राथमिक क्षेत्रों का घटता हुआ भाग प्राथमिक क्षेत्रों को दिए गए ऋणों की संख्या घटती हुई जा रही थी। नंबर 5 आ रहा है असंतुलित शाखा विस्तार। व्यापारिक बैंकों पर यह आरोप लगाया गया, जो कि बहुत कुछ सीमा तक सही भी माना गया, कि उन्होंने अपनी शाखाएं केवल शहरी क्षेत्रों में तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में विकास केंद्रों पर ही खोली गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की ओर कोई भी बैंक अपनी रुचि नहीं दिखा रहा था, जिसके कारण देश में बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विकास नहीं हो पाया। तो प्राइवेट क्षेत्र के जो बैंक थे, उन्हें प्राइवेट क्षेत्र को ही विकसित करना था। उन्हें क्या लेना देना किसी ग्रामीण व्यक्ति से, किसी उद्योग धंधे से, किसी लघु उद्योगों से, उसे क्या लेना देना था। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने इन बैंकों को राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में लाने, सरकार के क्षेत्र में लाना, सरकारी उपक्रम बनाने के क्षेत्र में लाने के लिए अनेकों कार्य को करना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि जब हमारे पास में इनकम का जरिया प्राथमिक क्षेत्र होता है और प्राथमिक क्षेत्र हमारा अगर पिछड़ा हुआ रहता है, तो देश में हमारे लघु उद्योग, रोजगार और इनकम कहाँ से आएगी। इसके लिए ये करना जरूरी हो गया था। तो ये था हमारा जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण क्यों करना पड़ा, जो कौन कौन सी कमियां थीं जिसके लिए ऐसा करना पड़ा। तो ये हमारे सामाजिक नियंत्रण का एक प्रोसेस है। धन्यवाद।